वो एसयूवी जो एसयूवी को सिखा दे कि एसयूवी क्या होती है, जिसके नाम का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर और अटैक। जो गाड़ी रीजन है लैंड रोवर के सक्सेस का, जिसका नाम है डिफेंडर, जो कि इस वर्ल्ड की सबसे रिनाउंड गाड़ियों में से एक है। और आज देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में और कैसे इस गाड़ी ने लैंड रोवर को ट्रांसफॉर्म कर दिया और कैसे जो लैंड रोवर डिस्कवरी है उसने इस गाड़ी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हाँ, उससे पहले आपके सिर्फ 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे काफी अच्छा होगा, हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी हो जाएगी। तो हर एक आइकॉनिक एसयूवी की तरह इस एसयूवी की शुरुआत भी एक विलीज जीप नॉकऑफ के तौर पे हुई थी, जिसमें 1947 के अराउंड जो ब्रिटेन है वहां पे एक मिलिट्री वाली गाड़ी की जरूरत थी जो कि ऐसे विलीज जीप जैसी हो, जो कि हल्की हो, पावरफुल हो और रिलायबल हो, और जो ब्रिटेन की टेरिटरी है या फिर जो उनका लैंडस्केप है उसके लिए काफी सूटेबल हो। तो इसलिए ब्रिटेन की कंपनी जिसका नाम है रोवर मोटर्स, वो इस गाड़ी की डेवलपमेंट में लग गए। और ऐसा नहीं है कि वो इस गाड़ी में बहुत ही सारे चेंजेस कर रहे थे, उन्होंने बस जो अमेरिका की विलीज जीप है उसको लिया और इसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए अपनी नीड्स के हिसाब से। और फिर ऑब्वियसली 1948 में जो रोवर कंपनी है वो अपनी लैंड रोवर का डेब्यू करते हैं जर्मनी में, और उस टाइम इस गाड़ी का प्राइस होता है 450 पाउंड का। तो अब इतने प्राइस में आपको लिटरली एक फोन भी नहीं मिलता, और उस टाइम में आपको लैंड रोवर की सबसे ऐसे आइकॉनिक गाड़ी मिल रही थी। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, और इस गाड़ी का नाम उस टाइम में लैंड रोवर ही होता है, कोई ऐसा सब नाम नहीं होता। और एक 80 इंच वाली व्हील बेस की गाड़ी होती है जिसमें आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको डीजल इंजन मिलता है। ये गाड़ी काफी हल्की होती है, काफी छोटी होती है, और साथ ही में इसके इंजन में आपको डिसेंट पावर मिलती है, जिससे गाड़ी जो मिलिट्री है उसके लिए काफी सूटेबल रहती है। और इसलिए इस गाड़ी की 2 सालों में अराउंड 8000 सेल्स हो जाती है। फिर 1950 में रोवर मोटर्स इस गाड़ी की सीरीज 2 लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बड़ा इंजन मिलता है, आपको बड़ी लाइटें मिलती है, और अब ये गाड़ी जो नॉर्मल सिविलियंस है उनके लिए बनी होती है। और फिर 1954 में इस गाड़ी का एक 4 डोर वाला वर्जन लॉन्च करती है, जिसमें आपको लंबा व्हील बेस मिलता है जो कि 107 इंच का होता है, और साथ ही में जो 80 इंच वाली गाड़ी होती है उसका जो व्हील बेस है बढ़ा के 86 इंच का कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कस्टमर को कुछ और चाहिए था, कुछ और बड़ा, कुछ और ज्यादा मस्कुलर, तो इसलिए 1957 में रोवर मोटर इस गाड़ी की लेंथ थोड़ी और बढ़ा देते हैं, और जो 86 इंच वाली गाड़ी है उसका व्हील बेस 88 इंच का कर देते हैं, और जो 107 इंच वाली गाड़ी है उसका व्हील बेस 109 इंच का कर देते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा फॉर बेटर लाइफ। 1966 तक इस गाड़ी की ऑलमोस्ट 5 लाख यूनिट्स बिक जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी के लिए। लेकिन दोस्तों रियल मजा आना शुरू होता है 1970s में, जिसमें 1970 में रोवर मोटर इस गाड़ी की सीरीज 3A लॉन्च करते हैं, जो कि इसकी एक नई सीरीज होती है, जिसमें जो इसके हेडलैम्प है उसे बाहर शिफ्ट कर देते हैं इसकी ग्रिल से। साथ ही में इसमें आपको सामने प्लास्टिक की ग्रिल मिलती है, आपको एकदम सीधी इसकी बॉडी लाइंस मिलती है। और इसके 1 साल बाद ही 1971 में इस गाड़ी की टोटल अराउंड 7.5 लाख यूनिट्स की क्यूमुलेटिव सेल हो जाती है। एकदम मजे में ऐसा लैंड रोवर भी और रोवर मोटर्स भी इस गाड़ी की सक्सेस को देख के ऐसे बढ़िया शैंपेन चल रही है उनकी स्कॉटलैंड वाली फैक्ट्री में। और दोस्तों फिर इसके 5 साल बाद ही 1976 में इस गाड़ी की 1 मिलियन यूनिट्स बिक जाती है, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए रोवर मोटर इस गाड़ी में एक V8 ऑप्शन को लाते हैं, जो कि ऐसे बहुत ही पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू इसके सारे दूसरे इंजन। बिकता थोड़ा कम ही है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी होती नहीं है। और ये जो इस ब्रांड की सेल्स इतना जल्दी इसलिए बढ़ती है पिछले 5-6 सालों में, इसलिए क्योंकि जो इस ब्रांड की एक्सपोर्ट मार्केट है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर मिडिल ईस्ट, वहां पे इस गाड़ी की डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे ऑफ रोडिंग टेरिटरी में, और वहां पे लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे पूरी दुनिया में कोई भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता नहीं है जिसमें इतने बढ़िया लेवल की ऑफ रोडिंग हो और इतने बढ़िया लेवल की रगेडनेस हो, और जो लैंड रोवर का डीएनए है उसे मैच कर पाए। और ये जो बढ़िया ब्रांड वैल्यू है रोवर मोटर एंजॉय कर रहे होते हैं, और दोस्तों वो इसी के बीच कुछ ज्यादा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाती है, अपनी गाड़ी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करते नहीं है, अपनी गाड़ी की जो बेकार रिलायबिलिटी है उसमें बिल्कुल ध्यान देते नहीं है, बस उन्हें गाड़ी बनानी है और एक्सपोर्ट करनी है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी में इंप्रूवमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। और दोस्तों यही से इस गाड़ी का जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल है वो आना शुरू होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है कुछ ज्यादा बढ़ते रहता है। जो जापानीज कार मेकर है दिन रात काम कर रहे होते हैं अपनी गाड़ियों को बढ़िया बनाने के लिए, और जो इस ब्रांड की एक्सपोर्ट मार्केट है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट, वहां पे जापानीज कार मेकर्स अपनी लैंड क्रूजर को या फिर अपनी निसान पेट्रोल को लॉन्च करते हैं, जिनमें इसके लेवल की ऑफ रोडिंग होती है काफी तगड़ी, उनमें आपको रिलायबिलिटी मिलती है, काफी कम आपको मेंटेनेंस कॉस्ट मिलती है, और उन्हें ठीक करना काफी आसान होता है। तो इसलिए दोस्तों ये जो लैंड रोवर की एक्सपोर्ट मार्केट थी, इस पे धीरे धीरे जो जापानीज कार मेकर है अपना कब्जा करना शुरू हो गए। जो लैंड रोवर की डिफेंडर है उसकी सेल्स कम होते गई, और एक सिंगल साल में 1980 में इस गाड़ी की सेल 21% से डिक्रीज हो गई। तो दोस्तों अब रोवर मोटर्स को कुछ करना पड़ेगा जिससे उनकी जो लॉस सेल्स है, जो लॉस रेपुटेशन है, दोबारा रिवाइव हो जाए, जिससे ब्रांड दोबारा जो लैंड क्रूजर है, जो निसान पेट्रोल है, उनके मुंह पे तमाचा मारे अपनी सेल्स को इंक्रीज करके। इसलिए रोवर मोटर इस गाड़ी की इंप्रूवमेंट में लग गए, जिसमें उन्होंने पहली इंप्रूवमेंट करी इसकी प्रोडक्शन लाइन में, जिसमें अभी तक क्या था कि जो रोवर मोटर है उनकी काफी सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ पे वो इस गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके एक सिंगल बड़ी फैक्ट्री जो कि सलीहल में थी वहां पे लाके इस गाड़ी को असेंबल करते थे। लेकिन ये करने से इस गाड़ी की जो प्रोडक्शन है उसमें एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए इस ब्रांड ने अपनी जो सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है उन्हें बंद करके जो सलीहल वाली फैक्ट्री है वहीं पे अपने पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उसे असेंबल करना शुरू कर दिया। साथ ही में इस ब्रांड ने थोड़े बहुत नए नए मार्केटिंग कैंपेन्स को शुरू करा ताकि जो
जो लोग कभी इंटरेस्टेड थे नहीं इस गाड़ी में वो भी इस गाड़ी को ले, जो कि ऐसे कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली काम करा नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर दोस्तों 1983 में इस गाड़ी में एक और इंप्रूवमेंट होती है, जिसमें जो इसका 109 वाला वर्जन है उसका नाम रख देते हैं 110, और जो इसका 88 वाला वर्जन है उसके व्हील बेस को इंक्रीज करके उसका नाम रख देते हैं 90। तो मतलब अब दो डिफरेंट कार्स हैं, जो कि लैंड रोवर 90 और लैंड रोवर 110, और साथ में 1985 में इस गाड़ी का एक नया वर्जन लॉन्च होता है जिसका नाम है 127 या फिर लैंड रोवर 127, क्योंकि उसका जो व्हील बेस है 127 इंच का होता है। और वो बस जो 110 वाला वर्जन है उसमें थोड़े बहुत ऐसे लंबाई चौड़ाई करके उसे बना दिया जाता है, और उसमें ऐसे कुछ बहुत चेंजेस होते नहीं है, और उसकी सेल्स भी काफी कम होती है। लेकिन फिर दोस्तों 1990 में ऑफिशियली जो डिफेंडर है उसका जन्म होता है। अभी तक जो गाड़ी है वो तो बिक रही है, पर डिफेंडर के नाम से नहीं बिक रही। लेकिन फिर 1990 में जो डिफेंडर है उस नाम का जन्म होता है, जिसमें 1990 में रोवर मोटर्स अपनी लैंड रोवर वाले ब्रांड के अंदर ही एक और नई गाड़ी को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है लैंड रोवर डिस्कवरी। और ये गाड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू 110 या फिर 90 या फिर 127, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी ऐसे सिटी लाइक होती है, जिसमें आपको तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है, साथ ही में आपको थोड़े ऐसे बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और साथ ही में जो इस गाड़ी की प्रोडक्शन लाइन होती है और जो इसका इंजन है ऑलमोस्ट सेम होता है, जो कि आपको 110 और आपको 90 में मिलता है। तो इसलिए दोस्तों अब अगर आप देखें जो लैंड रोवर है अब एक सिर्फ गाड़ी का नाम नहीं रहा, अब एक ब्रांड का नाम बन चुका है, जिसके अंदर अब डिस्कवरी भी आ रही है और अब दूसरी गाड़ियां भी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 110 या फिर 90। तो इसलिए उन गाड़ियों का नाम ऐसे लैंड रोवर 90 और लैंड रोवर 110 इतना बढ़िया लग नहीं रहा। तो इसलिए रोवर मोटर ने सोचा क्यों ना अपनी जो 90 है और जो 110 है उसको एक अलग से नाम दे दे, और जो लैंड रोवर है उसे एक ब्रांड नेम बना दे, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक गाड़ियां होंगी। तो इसलिए जो नाम सूझा वो है डिफेंडर, और ये शायद इसलिए क्योंकि गाड़ी ऐसे डिफेंड कर सकती है आपको डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में, और कहीं पे भी जा सकती है। और ये मेरी खुद की भाई थ्योरी है, ये ऐसे कोई ऑफिशियल थ्योरी है नहीं, मैंने खुद ही बनाई है। Because I have very big brain, so I thought this was a theory. तो अब ऑफिशियली 1990 में जो डिफेंडर है उसका जन्म होता है, जिसमें आपको डिफेंडर में 3 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, जो कि डिफेंडर 90, डिफेंडर 110 और जो 127 वाला वर्जन था उसको भी थोड़ा इंक्रीज करके 130 बनाते हैं, मतलब डिफेंडर 130। और अब इस गाड़ी में आपको काफी तगड़े अपग्रेड्स मिलते हैं, जैसे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आपको थोड़ी बढ़िया सीटें वगैरह मिलती हैं, जिसमें आपको लेदर मिलता है। अब इसमें आपको ट्रक वाला नहीं एक गाड़ी वाला इंजन मिलता है, जो कि हाईवे पे चलने के लिए बना है। और फिर 1998 में इस गाड़ी में TDI 5 इंजन लॉन्च होता है, जो कि एक 5 सिलेंडर डीजल यूनिट होती है, जिसमें आपको 122 हॉर्स पावर मिलती है। साथ ही में आपको इस गाड़ी में और तगड़े इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स मिलते हैं, ताकि गाड़ी थोड़ी और सिटी लाइक बने। जैसे इस गाड़ी में अब आपको ABS मिलता है, आपको एयर कंडीशनिंग मिलती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विंडोज मिलती है। तो दोस्तों एक तरह से अभी अराउंड 20 साल पहले ही जो डिफेंडर है इतनी महंगी गाड़ी थी, पर तभी उस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक विंडोज भी नहीं मिलती थी, आपको ऐसे चप्पू चलाने पड़ते थे उसकी खिड़की को ऊपर करने के लिए। और अब ये गाड़ी और अप मार्केट होते जा रही थी, तो जिस कैटेगरी में हमवी के बायर्स हैं या फिर जो ऐसे लग्जरी ऑफ रोडिंग SUVs के बायर है, फॉर एग्जाम्पल जी वैगन या फिर हमवी, उस वाली कैटेगरी में ये गाड़ी आना शुरू हो गई थी। और जो एकदम अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं जिन्हें सिर्फ साइड के लिए गाड़ी चाहिए, जो कि कभी कभार उन्हें निकालनी है, वो लोग इस गाड़ी को लेने लग गए थे। फिर इसके बाद फोर्ड ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, और इसलिए फिर 2007 में इस गाड़ी में फोर्ड का ड्यूराटॉर्क इंजन आना शुरू हो गया, जिसमें आपको पावर से मिलती है, लेकिन आपको थोड़े से एमिशंस मिलते हैं, आपको थोड़ी बड़ी एवरेज मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आते आते जो लैंड रोवर डिफेंडर है काफी पुरानी गाड़ी हो गई थी, इसमें आपको पुरानी लुक्स मिलती थी, आपको पुरानी टेक्नोलॉजी मिलती थी, और जो आजकल के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ये गाड़ी बनी नहीं थी। और सारे लोग कह रहे थे कि इस गाड़ी की एक नई जनरेशन की जरूरत हो, जो कि जो आजकल के स्टैंडर्ड है उनको मीट करे। तो इसलिए 2011 में जो लैंड रोवर है एक DC 100 वाला अपना कंसेप्ट को अनवेल करती है, और इसका नाम 100 इसलिए है क्योंकि जो पहली वाली डिफेंडर है या तो 90 में आती थी या तो 110 में आती थी, लेकिन अब लैंड रोवर ने उन दोनों का एवरेज ले लिया और बना 100, तो DC 100, जिसमें आपको 2.0 लीटर का इंजन मिलता है, आपको काफी ऐसे एडवांस लुक्स मिलती है वही डब्बे वाली, लेकिन आपको तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो इस गाड़ी को काफी ऐसे बुरा मान रहे थे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी मॉडर्न लग रही थी, और जो डिफेंडर वाली ओल्ड स्कूल लुक्स है उसमें मैच करनी रही थी। पर हु केयर्स, बिकॉज दिस कार इज नेवर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट 5 इयर्स। और फिर ऑफिशियली 2016 की जनवरी में इस गाड़ी की जो लास्ट प्रोडक्शन यूनिट है उसकी प्रोडक्शन होती है सलीहल वाली फैक्ट्री में, और इससे गाड़ी वर्ल्ड की 6th लॉन्गेस्ट सिंगल मॉडल प्रोडक्शन कार बनती है, जिसकी जो प्रोडक्शन है 33 साल से कंटिन्यू हो रही है। मतलब एक सिंगल मॉडल की, एक सिंगल जनरेशन की 33 साल से प्रोडक्शन हो रही है, और लोग इस गाड़ी को कंज्यूम कर रहे हैं। वेरी बिग रिकॉर्ड। लेकिन दोस्तों इसके जाने के बाद जो मार्केट है काफी सुनी सुनी थी, जो रोड्स है काफी सुनी सुनी थी, उनके ऊपर डिफेंडर का स्पर्श हो नहीं रहा था, और मार्केट को चाहिए थी एक डिफेंडर। तो इसलिए 2019 में लैंड रोवर लॉन्च करते हैं अपनी डिफेंडर की नई जनरेशन, जो कि पहले से बढ़िया होती है, अब एकदम जेम्स बॉन्ड स्टाइल में आती है, और जो लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड मूवी होती है उसमें भी यूज की जाती है। और ये गाड़ी पहले से बहुत ही हाईटेक होती है, पहले से बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही एडवांस होती है। अब ये गाड़ी सिर्फ अंकलों के लिए नहीं बल्कि जवान लोगों के लिए बनी होती है। अब इस गाड़ी में आपको सिर्फ प्लास्टिक नहीं, आपको बढ़िया वाला लेदर मिलता है। अब इस गाड़ी में आप सिर्फ पहाड़ों पे नहीं बल्कि पार्टी में भी जा सकते हैं। और अब ये गाड़ी एक ट्रक के प्लेटफॉर्म में बेच नहीं होती, अब एक मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ी होती है, जिसमें आपको बढ़िया हैंडलिंग मिलती है और आपको कम वेट मिलता है। अभी भी ये गाड़ी 2 डिफरेंट वर्जन में लॉन्च होती है, जो कि डिफेंडर 90 और डिफेंडर 110, जिसमें आपको दोनों में तगड़ी ऑफ रोडिंग मिलती है। आपको 900 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, आपको तगड़ी लुक्स मिलती है, जो कि सिर्फ हाईटेक नहीं होती बल्कि जो पहले वाली डिफेंडर है उसको होमाज पे करी होती है, जिसमें आपको इसकी बोनेट में थोड़े बहुत ऐसे प्लास्टिक के बिट्स मिलते हैं जैसे पहले वाली डिफेंडर में आते थे। जो इसकी डिक्की है या फिर जो इसके पीछे वाला पोर्शन है एकदम आपको स्ट्रेट मिलता
है जैसे पहले वाले डिफेंडर में था, और साथ ही में आपको वही वाला टॉल बॉय डिजाइन मिलता है जो कि पहले वाले डिफेंडर में था। और इस गाड़ी की खास बात ये होती है कि गाड़ी अपने आप में एक अलग ही अपना सेगमेंट बनाती है जिसमें कोई भी और गाड़ी होती नहीं है, जो कि जो जीप रैंगलर है उससे ऊपर वाला सेगमेंट होता है और जो मर्सिडीज जी वैगन है उससे कम वाला सेगमेंट होता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको जीप रैंगलर वाली ऑफ रोडिंग मिलती है, इनफैक्ट उससे बढ़िया मिलती है, लेकिन आपको साथ में लग्जरी मिलती है, आपको साथ में बढ़िया लुक्स मिलती है, लेकिन आपको जो जी वैगन है उससे कम प्राइस मिलता है। तो ये गाड़ी कॉम्बिनेशन है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है गाड़ी। और क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा एडवांस होती है और इतनी ज्यादा यूनिक होती है, इसलिए इस गाड़ी की कुछ ज्यादा ऐसे बुकिंग हो जाती है जो कि लैंड रोवर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और इसलिए इस गाड़ी पे अभी फिलहाल एक साल की वेटिंग चल रही है और लोग बहुत ही पसंद करते हैं इस गाड़ी को। और 2022 में अभी इसका 130 वाला वर्जन भी लॉन्च हुआ है जिसमें आपको थोड़ा और लंबा व्हील बेस मिलता है, और ये तो पूरी बस जैसी दिखती है जिसमें आपको 8 सीटर वाली कैपेसिटी मिलती है। और आपने पता नहीं नोटिस करा या फिर नहीं करा, पर जो विली जीप है उससे भाई इतनी ज्यादा आइकॉनिक कार्स निकली है, फॉर एग्जाम्पल हमर या फिर लैंड क्रूजर या फिर ये डिफेंडर, और भी पता नहीं कितनी निकली होगी। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।